हेलो स्टूडेंट्स, रेमेडियल एक्सेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, आज आपको मैं पढ़ाऊंगा अधिशोषण के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो। इससे पहले हमने सीखा था अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण के बाद फिर हमने सीखा था अधिशोषण क्यों होता है, अधिशोषण का कारण क्या है। ठीक है, अधिशोषण के कारण के बाद फिर हमने अपना अगला टॉपिक जो डिस्कस किया था वह डिस्कस किया था अधिशोषण के लक्षण। क्या डिस्कस किया था हमने? अधिशोषण के लक्षण। और फिर उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया एक अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और जिनको भी ये टॉपिक्स पढ़ने हो वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके वीडियो पढ़े हुए हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण किसे कहते हैं ये हमको यहाँ पर सीखना है। देखिए, अधिशोषण 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा भौतिक अधिशोषण। कौन सा होता है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। और एक होता है बेटा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक, ये बल के आधार पर, मतलब कण अधिशोषक से किस बल के आधार पर जुड़े हुए हैं इसके आधार पर यह वर्गीकरण है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखिए, भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? दुर्बल वान डेर वाल्स बल। दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा, दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा कण अधिशोषक की सतह पर जुड़ते हैं। किसकी सतह पर जुड़ते हैं? अधिशोषक के पर। ठीक, और यहां पर क्या होता है? प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। प्रबल रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में आपके कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? प्रबल रासायनिक बंध में जैसे कि सहसंयोजक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ सकते हैं। आयनिक बंध, ये भी रासायनिक बंध में, तो ये प्रबल रासायनिक बंध है। और प्रबल रासायनिक बंध के द्वारा यहाँ पर ये अधिशोषक की सतह पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, यही याद रखना है कि यहाँ पे दुर्बल वान डेर वाल्स बल है और यहाँ पर रासायनिक बंध। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद है तो इससे आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। चलो, मैं इसको बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ पहले प्रैक्टिकली, कि वास्तव में कैसा होता है ना। हमारी लाइफ में हमने ये चीज़ देखी नहीं देखी है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो कोचिंग तो सब बच्चों ने की है। एक तो जैसे लोकल कोचिंग हो गई है ना, लोकल कोचिंग, और एक हो गई जैसे ब्रांड, बड़ी बड़ी कोचिंग जो होती है ना, ब्रांड कोचिंग। जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे एलन हो गया, कैरियर पॉइंट हो गया, ठीक है, वाइब्रेंट हो गया, इस तरीके की कोचिंग है। तो लोकल कोचिंग जो होती हैं वहाँ पर फीस बहुत कम होती है। फीस कितनी है? बस केवल और केवल 300 रुपये। कितनी फीस है? 300 रुपये। ठीक है, जो ब्रांड कोचिंग है वो फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे फीस है आपकी कम से कम 1 लाख रुपये, और 1 लाख रुपये में कम से कम 50,000 रुपये वो आपसे पहले डिपॉजिट करा लेंगे। कहेंगे भाई 50,000 रुपीज़ हमें दे दो और आपकी क्लास हम लोग क्या कर देंगे? कंटिन्यू कर देंगे। क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर कितना बेटा? 300। यहाँ पर कितना है? 50,000। अब देखो यहाँ पर क्या है? कम ऊर्जा की आवश्यकता है, दुर्बल बल के द्वारा जुड़े हुए आप लोग, दुर्बल बल के द्वारा। यहाँ पर क्या है? अधिक बल के द्वारा जुड़े हो, प्रबल बंध के द्वारा जुड़े हो। तो यहाँ पर जब प्रबल बंध के द्वारा हम लोग जुड़ गए इस कोचिंग में तो क्या होगा? अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, लोकल कोचिंग में अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे। तो कभी भी 1 महीने पढ़ा, 1.5 महीने पढ़ा, छोड़ के चले गए। तो भैया जब छोड़ के चले गए और फिर किसी दूसरे टीचर पे गए, उसके बाद उसका भी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से लौट के वहीं आ गए, तो प्रक्रम कैसा हो गया? उत्क्रमणीय हो गया। प्रक्रम कैसा हो गया? उत्क्रमणीय। तो यहाँ पे चलता रहता है, कभी छोड़ेंगे कभी आएंगे, कभी छोड़ेंगे कभी आएंगे। अब बताओ यहाँ पर चलेगा क्या ऐसा? नहीं। क्यों? पहली बार में फीस कितनी डिपॉजिट कर दियो? 50,000, है ना। अब आपने कहा कि भाई साहब दूसरी कोचिंग हमें अच्छी लग रही है। घर वाले कहेंगे बेटा पहले सोचना था ये सब, जो भी तुम्हें करना है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपको दूसरी कोचिंग में एडमिशन दिला दें। तो इसका मतलब जहाँ आप लोग जुड़ गए वहीं पे रहोगे। और प्रक्रम कैसा है? अनुत्क्रमणीय। प्रक्रम कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय। आपको हटने का मौका नहीं दे रहा है वो, बस एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। अब देखो, अगर आप लोकल कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर व्यवहार में विशिष्टता नहीं है। व्यवहार में विशिष्टता का मतलब कोई भी टीचर, एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ा देगा, वही टीचर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा देगा, वही टीचर आपको मैथ पढ़ा देगा, वही टीचर आपके इंग्लिश में निशान भी लगा देगा और हिंदी में भी निशान लगा देगा, कहेगा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, और सभी आपके जितने भी वो सब्जेक्ट कवर हो गए। पर अगर आप जाते हो किसी ब्रांड कोचिंग में तो वहाँ पे आपको फिजिक्स का टीचर क्या मिलेगा? अलग मिलेगा।
केमिस्ट्री का टीचर भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, मैथमेटिक्स का टीचर भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, व्यवहार में विशिष्टता है, मतलब टीचर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा दे रहा है, मैथ ही पढ़ा दे रहा है, केमिस्ट्री का टीचर फिजिक्स और मैथ दोनों कवर करा रहा है, मैथ का टीचर केमिस्ट्री फिजिक्स सब कवर करा रहा है। नहीं, यहाँ पर हमारी व्यवहार में क्या है, विशिष्टता है, और ये व्यवहार में क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर व्यवहार में विशिष्टता नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी टीचर आता है और वो सब सब्जेक्ट्स को क्या करा लेता है, कवर करा लेता है। तो यहाँ पे व्यवहार में विशिष्टता नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तीसरा, यहाँ पर बताओ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है या कम ऊर्जा की। यहाँ पर कम ऊर्जा की, कम पैसे मतलब पैसे से मतलब समझो ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल कितने देने, 300, तो मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता, कम ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक। और यहाँ पर आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, कितने, 50,000 रुपये वहाँ पर आपको देने, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। चलिए, तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके, 4 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे आप दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े हुए थे, यहाँ पर आप प्रबल बंध के द्वारा जुड़े हो। यहाँ पे प्रक्रम कैसा है, उत्क्रमणीय, यहाँ प्रक्रम कैसा है, अनुत्क्रमणीय। यह व्यवहार में विशिष्टता नहीं दर्शाता है, क्रॉस लगा हुआ है, और ये व्यवहार में क्या होता है, विशिष्टता दर्शाते हैं। यहाँ पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक। अब जैसे कि आपको पता है, अगर आप किसी लोकल कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पर क्या है, जब भाई फीस कम है तो सुविधा भी कम है, साफ सी बात है। अगर फीस कम तो सुविधा कम, और सुविधा कम तो एडजस्टमेंट, फिर क्या करना पड़ता है बेटा, एडजस्टमेंट। अब मान लो किसी लोकल कोचिंग में पहुंच जाओ तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई साहब एक बेंच पड़ी हुई है ना, और उस पर 3 बच्चे बैठ सकते हैं मैक्सिमम, 3 बच्चे बैठ गए। और मान लो कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ने लग जाए तो उसी बेंच पर वो टीचर 5 भी एडजस्ट करा देगा, कहेगा भाई एडजस्ट हो जाओ 5। ठीक है। और आप कह भी नहीं पाओगे सर 5 क्यों, वो कहेगा करो एडजस्ट, नहीं तो भैया जाओ उठ के। जबकि ऐसा ब्रांड कोचिंग में नहीं होगा, वहाँ पे अगर 3 के लिए सीट है तो वह 3 ही बच्चे बैठेंगे, चौथा बच्चा नहीं बैठने वाला है। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो इतना अच्छा खासा पैसा ले लिया है, वो तो आपको खूब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है सिंगल बेंच पे एक सिंगल स्टूडेंट बिठवा दें, उनके पास तो इतना पैसा है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अणु जो है बेटा वो बहुपरत के द्वारा जुड़ जाते हैं। बहुपरत मतलब एक से अधिक अणु वहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुपरत के द्वारा जुड़ते हैं। जबकि यहाँ पर अणु केवल और केवल बेटा एकल परत के द्वारा जुड़ेंगे। किसके द्वारा जुड़ेंगे बेटा, एकल परत के द्वारा। ठीक। अब जैसे अगर हम लोग लोकल कोचिंग में जाएं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ कॉन्सेप्ट के नाम पे सब 0 चल रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे आपको, सब सुनने, है ना, कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे होंगे। अगर टीचर ने कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करा तो बच्चे छोड़ छोड़ के चलने लग जाएंगे, कहेंगे पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या समझो, टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या समझो, टेम्परेचर। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेट ले लें अधिशोषण की दर, अधिशोषण की दर, वो भी किसकी, भौतिक अधिशोषण की, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लें इस अक्ष पर, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे वहाँ पर, तो कोचिंग से भीड़ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, बच्चे हटते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको समझ में आना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर पर अणु सतह को छोड़कर क्या होने लगते हैं, हटने लगते हैं। पर अगर आप कभी अच्छी कोचिंग में जाओ तो वहाँ पर अच्छी कोचिंग में बच्चे क्या देख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कि भाई टीचर के कॉन्सेप्ट कैसे। ठीक है। अब वहां पर जैसे जैसे टीचर क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, टेम्परेचर है, और दर मतलब बच्चों की भीड़। तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। कहेंगे अरे भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। पर भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनकी भी तो कैपेसिटी है, कितना समझ लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि 12th के बच्चों को तुम MSc का समझा दोगे, और वहाँ टीचर कहाँ पहुँचता जा रहा है, MSc। अब MSc लेवल तक के जब वो कॉन्सेप्ट देने लगा और बच्चों की समझ में आना क्या हो गया, बंद, और हमारी अधिशोषण की दर फिर से क्या हो गई, घट गई। या फिर मैं कहूँ कि मेरे बच्चों की संख्या में फिर से क्या आने लगी, कमी आने लगी। क्योंकि मैंने दर का मतलब आपको क्या बताया था, भीड़। तो भीड़ यहाँ पर अब क्या होगी, फिर से हटने लग जाएगी। और टेम्परेचर का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, कॉन्सेप्ट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था, दर पहले बढ़ रही थी और फिर समय के साथ साथ क्या होती गई, घटती गई। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है बेटा, दर लगातार घट रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लोकल कोचिंग में जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करोगे तो बच्चों को समझ में आना क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। क्योंकि उनके इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए आए, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं। तो वो क्या होंगे, तुरंत हटने लग जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। और अब हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं और
बोर्ड में कैसे लिख कर आना है उस तरीके से हम लोग इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसे बोर्ड पर लिखता हूं किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। देखिए आपको बोर्ड में किस तरीके से लिख के आना है, इस तरीके से आपको वहां पर डिफरेंस लिख कर आने। एक तरफ हमारा भौतिक अधिशोषण और एक तरफ हमने क्या लिख लिया, रासायनिक अधिशोषण। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा कण जुड़े होते हैं। तो आप लोग किसके नीचे अंडरलाइन कर लोगे बेटा, दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा कण जुड़े होते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में कण किसके द्वारा जुड़े होंगे बेटा, रासायनिक बंध के द्वारा। और रासायनिक बंध जो होते हैं वो एज कंपेयर टू वान डेर वाल्स क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। एज कंपेयर टू वान डेर वाल्स क्या होते हैं बेटा, प्रबल होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमने क्या समझाया था आपको कि यह व्यवहार में विशिष्ट नहीं होता है। तो यह विशिष्ट नहीं होता, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यह विशिष्ट नहीं होता। अगर यह विशिष्ट नहीं है तो वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। तो यह व्यवहार में क्या दर्शाता है बेटा, विशिष्टता दर्शाता है। तो यह विशिष्ट होता है, यह विशिष्ट होता है, या आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, यह व्यवहार में विशिष्टता दर्शाता है। ठीक, और इस पॉइंट में हमने देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने समझाया था कि भौतिक अधिशोषण कैसी प्रकृति का होता है बेटा, उत्क्रमणीय। ठीक, तो यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय। और जबकि रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर अनुत्क्रमणीय और यहाँ पर कैसा है, उत्क्रमणीय। तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोचिंग जैसे आपने ज्वाइन कर ली फिर छोड़ दी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बार अगर ज्वाइन कर ली तो कर ली। तो यहाँ पर कण सतह से हट भी जाते हैं और फिर सतह पर आकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि दुर्बल बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर किसके द्वारा जुड़े हैं, एज कंपेयर टू प्रबल। ठीक, जब प्रबल के द्वारा जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक बार जुड़ गए तो फिर हट नहीं सकते। ठीक है, चलिए यहाँ पर अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, कम। जब भी कोई कण सतह पर आकर जुड़ेगा तो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो कैसे बल लग रहे हैं यहाँ पर, दुर्बल बल। जब दुर्बल बल लग रहे हैं तो ऊष्मा भी क्या होगी, कम उत्सर्जित होगी। तो कितनी रहती है वैल्यू, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इस वैल्यू को आप लोगों को क्या है, याद रखना है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के लिए केवल और केवल आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि अधिशोषण की ऊष्मा इसमें क्या होती है बेटा, कम होती है। यहाँ पर बताओ कैसे बंध बन रहे हैं, एज कंपेयर टू वान डेर वाल्स, प्रबल बंध है ये। तो यहाँ पर ऊष्मा का मान क्या होगा, अधिक होगा। और ये 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर क्या होगा, देखो दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे कण सतह से हटकर जाने लगेंगे। तो ताप में वृद्धि करने पर घटता है, तो अधिशोषण क्या होने लगता है, घटने लगता है, भौतिक अधिशोषण। पर यहाँ पर क्या होता है, ताप में वृद्धि करने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे अणुओं को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और वे बंध बनाने लगेंगे। कौन सा बंध बनाने लगेंगे, रासायनिक बंध, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, अधिक। पर जैसे बंध बन गया उसके बाद भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फिर वही बंध क्या होने लगेगा बेटा, ब्रेक होने लगेगा, और हमारी अधिशोषण की दर क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, क्योंकि कण अब सतह से हटकर क्या जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे। ठीक, चलिए इसमें अणु सतह पर किसके रूप में जुड़ते हैं बेटा, बहुपरत के रूप में। मतलब एक के बाद एक अणु जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल दुर्बल वान डेर वाल्स बल है, कोई वैसे रासायनिक बंध नहीं बन रहे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इस चीज को हम लोग वहां पर देख रहे हो। तो बस एक आकर्षण बल है, तो बहुपरत के द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर अणु सतह पर किसके द्वारा जुड़ते हैं बेटा, एकल परत के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ते हैं, एकल परत। तो ये आपके क्या थे, डिफरेंस थे किसमें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ताप में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है, घटती है। तो आप वहां पे ग्राफ भी बना के आ सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्या लोगे, टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या लोगे आप, अधिशोषण की दर। अधिशोषण की दर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। पर अगर हम लोग किसका, रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ बनाएंगे, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, रासायनिक अधिशोषण की दर का, तो वहां पर दर पहले क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बढ़ेगी। उसके बाद यह दर क्या होने लगेगी बेटा, घटना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके का हमें ग्राफ बनाकर आना होगा। ये किसके लिए बेटा, रासायनिक अधिशोषण के लिए, और ये वाला किसके लिए बेटा, भौतिक अधिशोषण के लिए। और मुझे लग रहा है कि आपको भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इन सब पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वह होगा हमारा अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करना,
कमेंट्स कर सकते हो और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि औरों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।